भैंसों की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके दूध में फैट सबसे अधिक पाया जाता है? जी हाँ, मैं मुर्रा और जाफराबादी की बात नहीं कर रहा। दूध के मामले में मुर्रा को टक्कर देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? भारत की 5 सबसे अच्छी भैंसों की नस्ल कौन सी है? अगर आप डेयरी फार्म की शुरुआत भैंसों से करना चाहते हैं या फिर मौजूदा फार्म पे भैंस रखना चाहते हैं, तो भारत की कौन कौन सी भैंसों की नस्ल डेयरी फार्म के लिहाजे से सबसे बेहतरीन मानी जाती है, आज इन्हीं सब के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खेती बाड़ी के एक और नए एपिसोड में। भारत में लगभग 30 से ज्यादा तरह की नस्लों की भैंस पाई जाती है। इनमें कुछ ऐसे भैंस हैं जो कि लोकल ब्रीड्स हैं, जो कि स्थानीय जो भैंस होते हैं, लेकिन कुछ भैंस ऐसे हैं जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद है ICAR, उसके तहत पंजीकृत है, यानी रजिस्टर्ड है। अब ये जो भारत में ब्रीड रजिस्ट्रेशन का काम है, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, इसके तहत एक संस्थान काम करती है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक एंड रिसोर्स। अब ये जो NBAGR है, इसी का काम होता है भारत में जो जितने भी पशुओं का जो रजिस्टर्ड श्रेणी में डालने का काम होता है, यही संस्थान करती है। इसके अलावा अलग अलग ब्रीड्स के पहचान, दस्तावेजीकरण या फिर जो भी संरक्षण का काम होता है, यही NBGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स करती है। अगर रजिस्टर्ड ब्रीड की बात करें तो अभी तक भारत में टोटल 21 भैंसों की ब्रीड को रजिस्टर्ड किया गया है। एक तो अभी पिछले महीने किया गया, इससे पहले 20 था। पिछले महीने एक असम की एक भैंस है मना, उसको जोड़ा गया है। तो अभी टोटल भारत में जो रजिस्टर्ड ब्रीड है वो 21 हो चुके हैं। अब ये जो 21 ब्रीड है, ये जरूरी नहीं है कि इन सबका दूध का उत्पादन हमेशा सर्वश्रेष्ठ ही रहता है। और जब भी हम लोग बेहतरीन की बात करते हैं कि डेयरी फार्मिंग के लिहाजे से कौन सी भैंस सबसे अच्छी मानी जाएगी, तो देखिए, सिर्फ हम लोग यहाँ पे अधिकतम दूध उत्पादन को ही नहीं देखते हैं कि सबसे ज्यादा दूध कौन सी दे रही है, बल्कि इसके अलावा भी और जो पहलू है उसको भी देखा जाता है कि दूध उत्पादन के साथ साथ कितने लंबे तक दूध देगी, जो कि लैक्टेशन कर्व होता है वो कितना अच्छा है, दूध की गुणवत्ता कैसी है, यानी कि फैट और SNF कैसा है, चारा रूपांतरण कैसा है। चारा रूपांतरण मतलब फीड कन्वर्जन रेशियो कैसा है। फीड कन्वर्जन रेशियो, जिसको मैं भैंसों की माइलेज कहता हूँ, फीड कन्वर्जन रेशियो निकालना हमने इस वीडियो में बात किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं फीड कन्वर्जन रेशियो को समझने के लिए। इसके अलावा पर्यावरण में कितनी अनुकूलता है, कितना जल्दी एडेप्टेबल हो जाती है अलग अलग वातावरण में, बीमारियों से लड़ने की क्षमता कैसी है, ये सारी चीजों को देखकर हम लोग सबसे बेहतरीन नस्ल का चुनाव करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबकी पसंद और भैंसों की शान कहे जाने वाली मुर्रा नस्ल के बारे में। अगर मुर्रा की उत्पत्ति की बात करें तो इसका उद्गम स्थान हरियाणा माना जाता है, जो रोहतक और हिसार का जो एरिया है, यहाँ पे मुर्रा की उत्पत्ति बताई जाती है। और पहचान की अगर बात करें तो पहचानने का जो सबसे आसान तरीका है, जो इसका सींग होता है, ये छोटा आकार में होता है और अंदर की तरफ मुड़ा होता है, घुमावदार जो सींग होता है वो होता है। इसके अलावा आगे से पतला और पीछे का जो पुट्ठा होता है वो चौड़ा होता है। जो थन की बनावट होती है वो एकदम कॉम्पैक्ट होती है और साथ ही साथ जो पूंछ होती है वो लंबी होती है। दूध उत्पादन की बात करें तो दूध उत्पादन में मुर्रा सबसे अच्छी मानी जाती है। 2500 से लेकर 3500 लीटर पर लैक्टेशन दूध औसत मुर्रा दे देती है। प्रतिदिन की अगर बात कर ले तो लगभग 8 से 15 लीटर 16 लीटर के बीच में इसका दूध उत्पादन रहता है। अब ये औसत उत्पादन, लेकिन अगर रिकॉर्ड की बात करें तो मुर्रा नस्ल में काफी अच्छा रिकॉर्ड देखने को मिला है। सरस्वती नाम की एक भैंस हुई है, जिसका उत्पादन की बात करें तो 24 घंटे में 32.66 किलोग्राम दूध देकर उसने रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा भी और बहुत सारी भैंसें हैं। एक रेशमा करके भी एक भैंस हुई थी, जिसका उत्पादन 33.8 लीटर NDDB ने रिकॉर्ड किया था। ये दोनों हरियाणा की भैंसें हैं। अगर फैट की बात करें तो मुर्रा में फैट जो है ये 6.5 से लेकर 9 के बीच में देखने को मिलता है। मुर्रा में जो प्रेगनेंसी पीरियड है ये 310 दिनों का देखने को मिलता है। अब जो भैंस का जो प्रेगनेंसी पीरियड है ये 10 महीने 10 दिन माना जाता है। इसके आसपास आप 10 दिन प्लस माइनस आप लेके चल सकते हैं, लेकिन अगर अच्छी नस्ल की भैंस की अगर प्रेगनेंसी पीरियड की बात करें तो ये 10 महीने 10 दिन होता है। उत्पादक जीवन की बात कर लें तो 11 से 12 साल तक मुर्रा का उत्पादक जीवन माना जाता है। ये भी निर्भर करता है कि खान पान और रख रखाव कैसा है। साथ ही साथ अगर चारा दक्षता की बात करें, जो हम लोग बात करते हैं फीड कन्वर्जन रेशियो का, जो जानवरों का माइलेज बोला जाता है, उसको अगर उसकी बात करें तो ये मुर्रा में काफी अच्छा देखने को मिलता है। यानी कि कम चारा में अच्छा दूध का जो उत्पादन होता है ये मुर्रा में देखने को अच्छा मिलता है। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छा देखने को मिलती है। उसके साथ साथ ये काफी अच्छा एडेप्टेबल होती है, किसी भी नए एनवायरनमेंट में जल्दी अडेप्ट कर जाती है। जो लैक्टेशन कर्व की जो बात करते हैं हम लोग, उसमें भी मुर्रा काफी अच्छा देखने को मिलती है। जो इसका जो पीक दूध है ये 40 से 60 दिनों के अंदर एकदम जल्दी से जल्दी अचीव कर जाती है। जो अधिकांश जो अच्छा ब्रीड में जो मुर्रा नस्ल है ये पीक मिल्क को जल्दी अचीव करती है, यानी कि अधिकतम दूध उत्पादन बच्चा जनने के बाद जल्दी पहुंच जाती है। अब देखिए, डेयरी फार्मिंग एक विज्ञान ये कहता है कि कोई भी जानवर है ये जितना जल्दी तक पीक तक पहुंचेगा, बच्चा जनने के जितना जल्दी तक पीक पे पहुंचेगा, यानी पीक को जितना जल्दी पकड़ लेगा उतना लंबे समय तक उसका पीक मेंटेन रहता है। तो
ये भी हम लोग देखते हैं कि कोई भी जो जानवर है, जो भी नस्ल है, ये कितना जल्दी अपने पीक को पहुंच जाता है। तो मुर्रा में ये अच्छा देखने को मिलता है। अब पीक पे पहुंचने के बाद जो दूध का गिरावट है वो कैसा है, तो मुर्रा में ये भी काफी अच्छा देखने को मिला। पीक पे जल्दी पहुंचती है और जब दूध गिरना चालू होता है, जब दूध ड्राई होना चालू होता है, तो धीरे धीरे दूध का उत्पादन कम होता है। अब ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ, पीक पे जाना और धीरे धीरे दूध को कम करना, इसको हम लोग रिसर्च के फील्ड में परसिस्टेंसी कहते हैं, कि दूध कितना धीरे धीरे जानवर जो है वो छोड़ रहा है। मुर्रा इतना फेमस है, इसके पीछे यही कारण होता है कि जो मुर्रा का जो लैक्टेशन कर्व है ये काफी अच्छा देखने को मिलता है। दूध उत्पादन तो अच्छा है ही, साथ ही साथ जो लैक्टेशन कर्व है ये काफी अच्छा देखने को मिलता है। इसी के कारण आप देखेंगे कि मुर्रा ही, अब भैंस में अगर आप नाम लें तो एक जाफराबादी और उसके ऊपर जो है ये मुर्रा, यही आपको 2 भैंसें देखने को मिलती हैं। और ऐसा बहुत कम होगा कि आप जो अगर गुजरात को उधर छोड़ दिया जाए तो आप इधर जितना आएंगे नॉर्थ इंडिया में, आपको मुर्रा का ही नाम सुनने को मिलेगा। अब इसके बाद जो हम लोग अगली भैंस की बात कर रहे हैं ये है नीली रावी। अब नीली रावी जो है ये दूध के मामले में मुर्रा को अगर टक्कर देने वाली कोई भैंस है, कि अगर उत्पादन में अगर मुर्रा को कोई टक्कर दे पाए तो ये नीली रावी भैंस ही दूध के मामले में जो मुर्रा है उसको टक्कर दे पाती है। अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये पंजाब से बिलोंग करती है। जो मुर्रा भैंस है ये हरियाणा से बिलोंग करती है। ये दोनों आसपास की ही भैंसें हैं। तो दूध के मामले में ये काफी अच्छा टक्कर दे पाती है, मतलब इसका दूध उत्पादन काफी अच्छा रहता है। अगर पाए जाने की अगर बात किया जाए तो ये भारत और पाकिस्तान दोनों में अच्छी तादाद में पाई जाती है। अगर पहचान की बात करें तो ये देखिए पहचान में आसानी से आ जाती है। देखने में ये मुर्रा की तरह ही लगती है, लेकिन जो इनका जो शरीर है इनमें व्हाइट कलर पाया जाता है। मतलब कि आप इनका पैर देखेंगे या फिर जो सर के पास देखेंगे या फिर पूंछ देखेंगे तो वहां पे इनके व्हाइट कलर के पैचेस पाए जाते हैं। इसी से डिसाइड होता है कि ये नीली रावी भैंस है। शुरू में तो जो नीली रावी भैंस है इसको नीली और रावी ये दोनों अलग अलग भैंस माना जाता था, लेकिन बाद में 1960 में भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि ये दोनों भैंस की ब्रीड को जो अलग अलग माना जा रहा है इनमें कोई खास अंतर देखने को नहीं मिल रहा है, तो इनको दोनों को कंबाइंड करके एक ही नाम दे दिया गया, नीली रावी। ये जो भैंस है ये मध्यम आकार की भैंस होती है और ये शरीर से काफी मजबूत मानी जाती है। इनके शरीर पे जो व्हाइट पैचेस पाए जाते हैं इन्हीं के कारण इनको पंच कल्याणी कहा जाता है, क्योंकि ये जो शरीर पे पैचेस ये 5 जगह इनके शरीर पे पाया जाता है, इसी के कारण इसको पंच कल्याणी बोला जाता है। नीली रावी की अगर दूध उत्पादन की बात करें तो 2500 से 3000 लीटर ये दूध के औसत उत्पादन देती है पर लैक्टेशन। प्रतिदिन का अगर औसत देखा जाए तो 10 से 15 लीटर तक इनके दूध का उत्पादन रहता है। इसकी जो 15 लीटर जो दूध का उत्पादन है इसीलिए इसकी तुलना जो है मुर्रा से की जाती है। मुर्रा का जो उत्पादन है ये इनसे थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन फायदा कहाँ पे होता है कि देखिए मुर्रा जो है ये काफी हाइप पे चली गई है। जो मुर्रा जो भैंस है 1.5 लाख 2 लाख रुपए की मिलेगी, वहीं पे जो नीली रावी है जो व्हाइट पैचेज है इसके शरीर पे, इसके चलते लोग इसकी अहमियत को थोड़ा सा कम आंकते हैं और इसका जो दाम है मार्केट में वो कम रहता है। जिन लोगों को दूध का उत्पादन बढ़िया चाहिए वो नीली रावी से शुरुआत कर सकते हैं या फिर नीली रावी अपने फार्म पे रख सकते हैं। इसके शरीर पे व्हाइट जो पैचेज है इसको लेकर थोड़ी सी भ्रांति रहती है, लोग इसीलिए इसको लेना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक अलग तरह की ब्रीड है जिसको आप रख सकते हो और इसका दूध का उत्पादन अच्छा है, फैट परसेंटेज अच्छा है, 6 से 8 के बीच में इसका भी आपको फैट परसेंटेज देखने को मिल जाएगा। अब जिन लोगों को कम खर्चे में अच्छी ब्रीड चाहिए होती है उनके लिए मैं तो नीली रावी बोलता हूँ कि सबसे अच्छी भैंस है, क्योंकि इसका जो रेट है ये परचेज कॉस्ट इसका आपको कम देखने को मिलेगा मुर्रा के तुलना में। लेकिन अब दूध उत्पादन और बाकी सारी चीजों की बात कर लें तो ये मुर्रा को काफी हद तक टक्कर देती है। इसके भी दूध में निरंतरता देखने को मिलती है, लैक्टेशन कर्व अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ जो नए इन्वायरमेंट में एडेप्टेशन की बात करें तो इसका भी एडेप्टेशन काफी अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो इसकी शरीर की बनावट है वो अच्छा देखने को मिलती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो नीली रावी भैंस है इसमें अच्छा देखने को मिलता है। तो जिन लोगों को कम खर्च में अच्छा दूध उत्पादन चाहिए और उनके दिमाग में ये नहीं है कि सिर्फ मुर्रा ही एक अच्छी भैंस है वरना और कोई भैंस की नस्ल अच्छी नहीं है, तो वो नीली रावी की तरफ जा सकते हैं। भैंसों में दूसरी सबसे फेमस ब्रीड और जिस ब्रीड की हम लोग बात कर रहे हैं ये भैंसों में सबसे भारी ब्रीड मानी जाती है। साथ ही साथ इसको लड़ाकू भैंस का दर्जा दिया गया है। इसको लड़ाकू भैंस क्यों करते हैं इसकी भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं वो भैंस की नस्ल है कौन सी। तो हम लोग बात कर रहे हैं जाफराबादी भैंस की। भैंसों में सबसे भारी और आकार में एकदम सबसे बड़ी भैंस इसी को माना जाता है। उत्पत्ति की अगर इसकी बात करें तो ये गुजरात के इलाकों में पाई जाती है। जो गिर वन का इलाका है वहाँ इसकी उत्पत्ति ज्यादा देखने को मिलती है। बड़े आकार के सींग, बनावट में चौड़ा और नीचे की तरफ मुड़ा हुआ होता है। सिर का जो इनका आकार है ये काफी बड़ा देखने को मिलता है और सिर पे आपको इनके उभार देखने को मिलेगा। इस तरह का एक बल्ज बना होता है, इससे इनकी पहचान हो जाती है। सींग और सर से इनकी आसानी से पहचान हो जाती है। जो जंगली जो भैंस होती हैं, जो वाइल्ड बफेलो जिनको बोलते हैं, इनसे इनकी काफी सामान्यता देखने को मिलती है। एक ही तरह के बनावट के मामले में एक ही तरह से है, लेकिन दूध के उत्पादन और फैट के मामले में ये काफी अच्छी है। अगर रंग की बात कर लें तो रंग इनका जो है ये काला रहता है, गहरा भूरा कलर में भी मिलता है। जो डार्क टैन कलर होता है उनमें भी ये भैंसें पाई जाती हैं। चूंकि इनका जो सिर है उनपे एक बल्ज बना होता है, इसके चलते जो इनका जो सिर का आकार है वो आगे की तरफ लटका होता है, झुका होता है।
इसके कारण आंखें इनकी छोटी नजर आती हैं। गुजरात में इनको भावनगरी भैंस या फिर जाफरी भैंस के नाम से भी बुलाते हैं। ये जो भैंस है इनको लड़ाकू का कैटेगरी दिया जाता है, क्योंकि ये जो है ये भैंस गिर के क्षेत्रों में पाई जाती है, जो गिर जंगल है इनमें पाई जाती है। तो ये जो भैंस है ये शेरों से लड़ने के लिए काफी मशहूर है, कि ये जो भैंस है ये शेर से भी लड़ जाता है। एक्चुअली है क्या ना कि ये जो जाफराबादी भैंस है, या फिर आगे एक हम लोग भैंस की बात करेंगे बन्नी भैंस, तो ये जो है ये मलधारी नाम के जो चरवाहे हैं गिर बंगल जंगल के आसपास, ट्राइब कम्युनिटी है, ये इस तरह की भैंसों को पाला करते हैं और इनको लेकर ये जंगल में चराया करते हैं। जो रेबारी जो लोग होते हैं, जो कि रेबारी लोग, मैं आपको बता देता हूँ कि रेबारी लोग उसको कहते हैं कि गाय भैंसों का जो झुंड है इनको लेकर ये पूरे साल जगह जगह विचरण करते रहते हैं। दिल्ली के आसपास भी ये काफी देखने को मिलते हैं। जो राजस्थान के जो कांकरेज के जो रेबारी लोग हैं ये लेकर पूरी तरह से गायों को लेकर और घूमते रहते हैं पूरे साल, जिनको घुमंतु पशुपालक हम लोग बोलते हैं। तो ये जो जाफराबादी भैंस है इन्हीं से बिलोंग करती हैं। तो ये इनको लेकर पूरे साल चराते रहते हैं गिर के जंगलों में। तो वहाँ पे शेर से लड़ने के लिए इन भैंसों का भी इस्तेमाल होता है कि अगर शेर दिख गया तो ये उनसे लड़ जाती हैं। तो इसीलिए इसको जो फाइटर जो भैंस है उसके कैटेगरी में रखा गया है। अगर दूध उत्पादन की बात कर लें तो जाफराबादी अगर अच्छे खान पान में रही है और अच्छे ब्रीड में है तो 10 से 15 लीटर तक इनका जो दूध का उत्पादन है वो देखने को मिलता है। अगर अच्छा देखभाल होता है तो 18-20 लीटर भी दूध का उत्पादन जाफराबादी भैंस में देखने को मिला है। और ये सबसे जो फेमस है वो अपनी फैट के लिए जानी जाती हैं, क्योंकि इनका फैट जो है ये काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन एक भैंस और है जो जाफराबादी से भी ऊंचा फैट है, उसकी भी हम लोग बात करेंगे आगे। तो इनका जो फैट परसेंटेज आता है ये 8 से 9% के आसपास अच्छा देखने को मिलता है। तो ऐसे लोग जिनको मक्खन वगैरह बेचना रहता है, जो दूध से जो अन्य उत्पाद बनते हैं उनको बेचना रहता है, तो उसके लिए जाफराबादी भैंस सबसे अच्छी मानी जाती है। जो इनका लैक्टेशन पीरियड है ये मुर्रा के तुलना में थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। 270 दिनों से 300 दिनों के आसपास इनका जो लैक्टेशन पीरियड है वो रहता है। और गर्भावस्था भी थोड़ा सा लंबा होता है, लगभग 310 से 320 दिन के आसपास। फीड इफिशियंसी रेशियो की अगर बात करें चारा दक्षता में, तो इनको मीडियम कैटेगरी में रखा जाता है इन भैंसों को। मुर्रा के तुलना में इनमें अधिक चारे की आवश्यकता होती है। जाफराबादी जो भैंस है ये भी एक अच्छी भैंस मानी जाती है, लेकिन हुआ क्या है ना कि इनमें जो ब्रीडिंग का जो काम है वो काफी अच्छा नहीं हो पाया है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखिए जो भैंस है ये भारत की लोकल ब्रीड्स हैं, मतलब इनकी जो उत्पत्ति है ये इसी एशिया के इसी पार्ट से हुई है। लेकिन मुर्रा के अलावा हम लोग बहुत सारी ऐसी भैंसें जिन पर हम लोग ब्रीडिंग पे अच्छा काम नहीं कर पाए हैं। आप खुद ही देख लीजिए, देखिए वही भैंस या फिर वही गाय में भी अगर आप ले लें तो वही गाय मतलब अच्छी नस्ल में निकलते हैं जिन पे ब्रीडिंग पे काम हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा कि सारे अगर भैंसों या फिर सारे गाय के नस्लों पे अगर हम लोग ब्रीडिंग पे काम करेंगे तो उनका उत्पादन 30 लीटर 40 लीटर हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर ब्रीडिंग पे अच्छा काम किया जाए, और जैसे ये जाफराबादी है या फिर और भी नीली रावी, इन सारी पे आपको ब्रीडर्स उतना नहीं देखने को मिलेंगे मार्केट में। आपको मुर्रा को छोड़कर भैंस में शायद ही आपको कोई ब्रीडर देखने को मिल जाए। तो अगर ब्रीडिंग पे काम करे तो इनको माना जाता है, जैसे हम लोग जब रिसर्च करते हैं, इनको जो भविष्य के नस्ल है, मुर्रा के बाद जो आने वाले जो भविष्य के नस्ल है उनमें इनको रखा जाता है कि अगर इनके ब्रीडिंग पे काम किया जाए या फिर इनके जीन में और सुधार किया जाए तो इनमें काफ़ी स्कोप देखने को है कि भविष्य में ये अच्छा नस्ल जो है ये काफ़ी अच्छी हो सकती है। अब ये जो ट्रांसजेनिक वगैरह पे काम हो रहा है, जो जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है, इसके मदद से हम लोग ये सारी नस्ल के जो उत्पादन है इसको भी काफ़ी अच्छा सुधार पाएंगे। तो इसको हम लोग इसीलिए फ्यूचर ब्रीड के कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन आज भी अगर देखें तो अगर बढ़िया से देखभाल किया जाए और मैनेजमेंट अच्छा हो तो जो जाफराबादी भैंस है या फिर जो आगे हम लोग भैंसों की बात करेंगे वो भी काफ़ी अच्छा उत्पादन दे सकती हैं। जरूरत इस बात की है कि अच्छे ब्रीडर सामने आए और इनके भी नस्ल, इस तरह के जो लोकल ब्रीड्स हैं इनके भी नस्ल संवर्धन का काम करें ताकि ये भी एक अच्छे उत्पादन तक पहुंच पाए। देखिए आज भी इनका उत्पादन अच्छा ही माना जाएगा, लेकिन इनमें और संभावना हो सकता है कि जो मुर्रा भैंस है उससे भी ज़्यादा संभावना हो। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे हम लोग काम ही नहीं कर पाए ब्रीड पे, ब्रीड डेवलपमेंट पे प्राइवेट तौर पे बहुत अच्छा काम नहीं हुआ है। मुर्रा को छोड़ दिया जाए तो किसी भी भैंस की आप बात कर लीजिए, मुर्रा के अलावा किसी भैंस पे ब्रीडिंग पे उतना अच्छा काम नहीं हुआ। और देखिए मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि देखिए भैंस हमारे यहाँ की लोकल है, यहीं की डेवलप स्पीसीज है, तो भैंसों को जो सम्मान मिलना चाहिए ना वो शुरू से भैंसों को मिला नहीं है। अब तीसरे नंबर की ब्रीड की बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर पर हम लोगों ने रखा है भदावरी भैंस को। अब भदावरी भैंस का नाम सुन के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। इस तरह के जो ब्रीड्स हैं इसको थोड़ा सा इग्नोर किया गया है। अब इसकी उत्पत्ति की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का जो आगरा वाला जो इलाका है या फिर जो एमपी का जो बॉर्डर होता है उत्तर प्रदेश के, इटावा वगैरह, वहाँ पे ये भैंस की उत्पत्ति मानी जाती है और उसी इलाके में ये पाई जाती है। जो चंबल का इलाका है या फिर जो मुरैना है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे ये सारी भैंसें पाई जाती हैं। तो ये जो अगर इनकी पहचान की बात करें तो ये थोड़े से कॉपर कलर में होती है, यानी कि जो तांबा का जो कलर थोड़ा सा इनमें जो जब आप इनको देखिएगा तो थोड़ा सा इनमें रेडिश कलर देखने को मिलेगा। जो लाल कलर
और काला कलर का जो मिक्सचर होता है, इस कलर में भदौरी भैंस पाई जाती है। इनका जो दूध उत्पादन है ये तो कम रहता है, लेकिन इनमें बहुत सारी खासियत है, इसके चलते मैंने इसको रखा हुआ है। दूध उत्पादन की अगर बात कर लें तो 6 से 8 लीटर इनका प्रतिदिन का जो दूध उत्पादन होता है वो होता है। पूरे लैक्टेशन की अगर बात कर लें तो 800 से 1200, अगर बढ़िया अगर आपने काम किया तो 1500 लीटर भी इसका दूध का उत्पादन चला जा सकता है। जो सबसे अच्छी बात यह है कि जो इनके दूध में जो फैट का परसेंट है ये काफी अच्छा देखने को मिलता है, और सबसे ज्यादा दूध में फैट प्रोड्यूस करने वाली भैंस की श्रेणी में इसको रखा जाता है। जो मैंने ऊपर बात किया कि फैट के मामले में कौन सी ब्रीड सबसे बेहतर है, तो ये भदौरी भैंस है। इसका जो फैट परसेंटेज है 8 से 12.5 के बीच में देखने को मिलता है। अधिक वसा होने के कारण जो इनमें घी का उत्पादन होता है ये काफी अच्छा देखने को मिलता है। इसीलिए अगर इस तरह के जो भैंस रखते हैं इनमें अगर जो घी का काम कर रहे हैं इस तरह के लोगों के लिए ये भैंस सबसे अच्छी मानी जाती है। साथ ही साथ जो इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता है, एक स्टडी में ये भी देखा गया जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होता है जो भैंसों में, इस भैंस में सबसे कम देखने को मिलता है। भदौरी भैंस में जो शिशुओं की मरने की अवधि ये काफ़ी मतलब कम देखने को मिलती है। कम देखने को इसलिए मिलती है क्योंकि ये जो भैंस की नस्ल है इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ये काफ़ी अच्छा है। गर्मी की जो सहनशीलता है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलती है। गर्म इन्वायरमेंट में भी ये अच्छा दूध का उत्पादन दे देती है। साथ ही साथ जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो अलग अलग जो बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो अच्छा देखने को मिलता है। और इसका जो फीड एफिशिएंसी रेशियो है, मतलब कि कम चारा खाकर अच्छा दूध उत्पादन देने में ये भैंस काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो ये जो भैंस है एकदम रफ एंड टफ मानी जाती है। जो शारीरिक बनावट है ये काफ़ी मजबूत देखने को मिलता है। पहचान में मैंने बता दिया कि ये तांबे कलर में पाई जाती है। थोड़ा सा रेडिश कलर इनके शरीर पे देखने को मिलता है, और शरीर पे इनके बाल थोड़ा सा कम पाया जाता है। और भी पहचान में ये है कि जो इनका सींग होता है ये खुला होता है, जैसे कि मुर्रा होती है जो बंद सींग की होती है, अंदर की तरफ जो सींग घुमा होता है। तो इन जो भदौरी भैंस है इनका सींग जो बाहर की तरफ खुला होता है और थोड़ा सा बड़े आकार में होता है। जो भदौरी भैंस है ये सिर्फ चराई पे रह जाती हैं, कि मतलब आप ये ऐसे लोगों की हैं जो चराई पे भी अगर आप भैंस को रखना चाहते हो तो रख लें, लेकिन अगर आप इनको अच्छे से रखते हैं और अगर ठीक से अगर इनका नस्ल संवर्धन करते हैं तो इनमें भी काफ़ी पोटेंशियल देखने को मिलता है। हालांकि वर्तमान स्थिति की बात करूँ तो ये जो ब्रीड है ये काफ़ी इनको इग्नोर किया गया, तो इनमें जो क्रॉस ब्रीडिंग है इनके चलते जो इनकी प्योरिटी है वो काफ़ी अब कम देखने को मिलती है। लेकिन हालांकि फिलहाल कुछ वर्षों से भारत सरकार इनको लेकर थोड़ा सा जागरूक हुआ है, और उत्तर प्रदेश के जो झांसी है उस इलाके में इनका थोड़ा सा जो नस्ल का जो संवर्धन है वो देखने को मिलता है और संरक्षण देखने को मिलता है। उसी के दौरान जो झांसी में जो इनका जो भदौरी भैंस का जो अनुसंधान परियोजना जो चल रहा है उसमें भी ही इनका जो फैट परसेंटेज है वो 14 तक देखने को मिला, मतलब दूध में 14% फैट की जो उपस्थिति है वो देखने को मिली। फैट के मामले में ये जो ब्रीड है ये बेहतर है, और ब्रीड पे अगर काम किया जाता है, नस्ल संवर्धन का काम है अगर वो किया जाए तो दूध उत्पादन भी इसका अच्छा हो सकता है। ये जो NBGR है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक एंड रिसोर्स, ये झांसी और इटावा में केंद्र खोले हुए जहाँ पे ये उनके नस्ल संवर्धन और जो इनका ब्रीड डेवलपमेंट का काम है वो इन पे कर रहा है। तो आगे चल के हो सकता है कि भदौरी भैंस में भी अच्छा पोटेंशियल देखने को मिले और अच्छे नस्ल की भदौरी भैंस आपको देखने को मिलेंगी। अब जो अगली भैंस की जो बात करें ये भी गुजरात से बिलोंग करती है। गुजरात का जो कच्छ का जो इलाका है या फिर जो गिर वाला जो इलाका है वहाँ पे इसकी उत्पत्ति पाई जाती है। हम लोग बात कर रहे हैं बन्नी भैंस की। ऐतिहासिक जुड़ाव है, ये सिंध के इलाके से भी पाया जाता है पाकिस्तान में। जो रजिस्टर्ड ब्रीड की जो बात होती है तो इसको 2010 में रजिस्टर्ड ब्रीड की श्रेणी में रखा गया। पहचान की अगर बात कर लें तो पहचान में ये मध्यम आकार की भैंस होती है और शरीर से काफी कॉम्पैक्ट होती है, संकुचित भैंस होती है। अगर सींग की बात कर ले तो इनका सींग भी कसा हुआ होता है और अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। तो ये मुर्रा की तरह गहरे काले रंग में भी पाई जाती है और इनमें भूरा कलर भी देखने को मिलता है। शरीर पे थोड़ा सा कम बाल होता है मुर्रा के कंपैरिजन में। जो बन्नी भैंस है इसका जो थन का बनावट है वो काफी अच्छा देखने को मिलता है। दूध में भी ये काफी अच्छी देखने को मिलती है। अगर दूध की बात करें तो 2200 से लेकर 2500 लीटर पर लैक्टेशन इनका दूध उत्पादन देखने को मिलता है। लगभग 12 लीटर प्रतिदिन के औसत आप लेके चल सकते हैं। और दूध कालीन की अगर बात करें तो लगभग 290 दिनों से लेकर 300 दिन के बीच में ये दूध देती है। फैट में ये मुर्रा के समान होती है, लगभग 6.5-7 के बीच में आपको इनका फैट देखने को मिल जाएगा। अगर फीड एफिशिएंसी रेशियो की बात करें तो इस मामले में भी ये काफी अच्छी देखने को मिलती है। ये जो है ना ये चराई वाली घास है। ये जो बन्नी है ना ये बन्नी घास का मैदान है, तो ये वहीं पे बिलोंग करती है और वहीं से ये निकली हुई भैंस है। तो ये जो चराई वाली भैंस है तो इसीलिए उसी जो बन्नी घास का मैदान है उसी पे इसका नाम रख दिया गया बन्नी भैंस। जो गर्मी सहने की जो क्षमता है वो इनमें काफी अच्छा देखने को मिलता है। जो मलाधारी समाज की मैंने जाफरी भैंस के दौरान बात की, तो ये मलाधारी जो समाज है, रेबारी लोग हैं, ये भी जाफरी भैंस के साथ साथ बन्नी भैंस को भी रखते हैं और इनको पूरे साल चराने का काम करते हैं। ये सैकड़ों साल से इन भैंसों को रखते आए हैं और इनकी जो आजीविका है वो इसी पे निर्भर है। हालांकि इसकी ख्याति मुर्रा और जाफराबादी जैसी नहीं है, लेकिन उत्पादन और बाकी सारी चीजों में अगर देखा जाए तो ये
इनमें बन्नी भैंस जो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। 2-3 चीज़ों के लिए जो बन्नी भैंस है ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। एक तो ये कि कम पानी में भी सर्वाइव कर जाती हैं, जो शुष्क इलाके हैं वहाँ भी ये अच्छा उत्पादन दे जाती हैं। साथ ही साथ जो इनका जो थन का बनावट है ये सबसे अच्छा माना जाता है भैंसों में, बन्नी भैंस का। इनका जो थन का बनावट है ये गायों की तरह होता है, तो इनमें जो मशीन से जो मिल्किंग होती है उनमें ये काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। जो बन्नी भैंस में एक चीज़ और देखने को मिलती है कि ये रात में चराई करने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। जो ये घास के मैदान में जो रहती है तो ये रात में चराई का काम करती हैं। हाल के कुछ वर्षों में बन्नी भैंस की तरफ लोगों का ध्यान गया है और इस पे अच्छा नस्ल संवर्धन का काम हो रहा है। तो बन्नी भैंस में एक चीज़ और है कि ये जो IVF है, इन विट्रो फर्टिलिटी जो होता है, इसमें मील का पत्थर साबित हुई है, क्योंकि 2021 में पहला जो IVF से जो बच्चा होता है उनमें इसने एक बछड़े को जन्म दिया था। तो इसमें जो है ये इस पे अच्छा काम हो रहा है ब्रीडिंग पे। तो बन्नी भैंसेस में बहुत सारे रिसर्चेस चल रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में और अच्छा उत्पादन देखने को मिले। भैंसों में और भी बहुत सारी नस्लें हैं, सुरती है, महसाना है, ये सारी जो भैंसें इनका भी दूध उत्पादन अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन वही बात है कि देखिए भैंस में जो है ना, ये हम लोग बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग पे काम हुआ नहीं है। बहुत ज़्यादा जो ब्रीडर्स हैं वो आपको सिर्फ मुर्रा भैंस को देखने को मिलेंगे, लेकिन बाकी जो नस्लें उन पे सीरियस तौर पे काम नहीं हो पाया। जिस तरह से हम लोग गायों पे काम कर रहे हैं, गिर के आपको ब्रीडर्स देखने को मिल जाएंगे, साहिवाल के ब्रीडर्स देखने को मिल जाएंगे, HF जर्सी के तो मिलेंगे ही, वैसे आपको भैंसों में ब्रीडर्स बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो जरूरी है कि कुछ लोग आगे आएँ और भैंसों की ब्रीडिंग पे काम करें। ये देखिए ब्रीडिंग पे आप काम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप दूध पे फोकस करें। आप दूध के लिए गाय रख सकते हैं, मुर्रा भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप पशुपालक हैं और पशुपालन को सीरियस तौर पे कर रहे हैं तो ये जरूरी होता है कि आप 2-3 नस्लों का ऐसा चुनाव कीजिए। हो सकता है आप देसी गाय का चुनाव कर लें, हो सकता है आप भैंसों में कोई नस्ल उठा लें, उन पे आप साइड से काम करते चलिए। ये चीज़ मैंने देखी ना कि बिहार में जो गंगातीरी नस्ल है उन पे 2-3 लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप 1-2 नस्ल का चुनाव कर लीजिए जिन पे आप ब्रीडिंग के लिहाज से काम करेंगे। उन पे आप सिर्फ दूध के लिए फोकस नहीं करेंगे, साथ ही साथ आप उन पे ब्रीडिंग करेंगे और उनके नस्ल संवर्धन का काम धीरे धीरे करेंगे। तो आप अपने फार्म्स पे ऐसे 2-3 जानवरों का चुनाव कर सकते हैं, सारी चीज़ों को देखकर कि आपको किन जानवरों पे ब्रीडिंग पे काम करना है। तो इससे क्या होगा ना कि आपका दूध का जो काम है वो तो चल ही रहा है, लेकिन बैकअप में जो है ये आपका एक मजबूत पिलर्स तैयार होते जाएगा ब्रीडिंग का। तो आने वाले समय में जो आपके फार्म्स के जो पोटेंशियल है वो काफी अच्छा देखने को मिलेगा। अगर दूध उत्पादन के लिहाज से देखा जाए तो भैंसों को हम लोग 3 पार्ट में बांट देते हैं। एक तो है उच्च उत्पादन वाली जो भैंसें हैं, जैसे कि मुर्रा है, उसके अलावा जो नीली रावी है, ये उच्च उत्पादन के तहत आती हैं। अगर बीच में देखा जाए तो मीडियम मिल्क प्रोड्यूसर जो है, जैसे कि आपका जाफराबादी है, लेकिन इनका जो मीडियम मिल्क प्रोड्यूसर और हाई फैट के साथ ये होती हैं, तो मीडियम क्वालिटी का मिल्क प्रोड्यूस करेंगे, जैसे जाफराबादी है, बन्नी है, ये सारी को हम लोग मीडियम मिल्क प्रोड्यूसर के तहत रखते हैं। और लास्ट में आ जाती हैं लो एल्डर्स, यानी जिन पे उतना काम नहीं हुआ है या फिर उनकी जेनेटिक क्षमता ही उतनी नहीं है दूध देने की, जैसे कि संबलपुरी है या फिर टोडा है या फिर और भी जो लोकल ब्रीड्स हैं, वो कम उत्पादन में ये सारी ब्रीडें आ जाती हैं। तो ये बातें होंगी ब्रीड से संबंधित। ये आइडिया अच्छा है कि आप ये जो ब्रीडिंग का काम है, आप भीड़ को ना फॉलो करके आप ऐसे नस्ल का चुनाव कीजिए जिनमें आने वाले समय में ब्रीडिंग पोटेंशियल अच्छा हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों पे आप काम कीजिए। साथ ही साथ अपना मुख्य फोकस जो है दूध और दूध से बने अन्य उत्पादों पे बना के रखना भी होता है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको अच्छी से समझ में आई होंगी। इसी तरह से देखने और सीखने का कार्यक्रम जारी रखिए। मैं आपसे पुनः मिलता हूँ अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।